हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारा ईवीएस का एनसीईआरटी का टॉपिक है स्टेट के बारे में। आज हम स्टेट के बारे में पढ़े थे। कल हमने स्टेट के बारे में कुछ स्टेट को कल हमने देखा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ आज देखेंगे। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है लद्दाख के बारे में। ठीक है, पहला स्टेट कौन सा है, पहला हमारा लद्दाख है। देखो ये आपकी लद्दाख की फ़ोटो है, ठीक है, ये है और ये आपके लद्दाख की फ़ोटो है। देखो इसको क्या कहते हैं, लद्दाख को आपको पता है लद्दाख में क्या होता है, उसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। देखो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान मतलब कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ बारिश क्या है, यहाँ कम बारिश होती है। ठीक है, जो आपका लद्दाख है वैसे भी क्या है, बारिश कम होती है यहाँ पर। और वैसे भी ये क्या है, ये ठंडा रेगिस्तान है। अगर यहाँ पर और बारिश होगी ज़्यादा तो क्या होगा, और भी ज़्यादा ठंड होगी। ठंडा तो है ही है ये, और अगर बारिश होगी तो क्या है, और भी ज़्यादा यहाँ पर ठंड होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश कम होती है। लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है, फिर लद्दाख पहुँचते हैं। क्या है, लद्दाख पहुँचने के लिए क्या है, हमें पहले जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। जब जम्मू कश्मीर को पार करेंगे तब जाके हम लद्दाख पहुँचते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम दोनों के लिए है। देखो यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। क्या है, यहाँ पर क्या होती है, 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 2 फ्लोर की आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे का है 1-2 ऐसी है, क्या होता है 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है बस। यहाँ पर देखो ये आपका ये है दूसरा फ्लोर, ये है। ठीक है, यहाँ के घर पत्थर के होते हैं। क्या है, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। देखो यहाँ के घर क्या होते हैं, पत्थर के होते हैं। जो देखो आपके जो घर बने हैं ये पत्थरों के बने हैं। ठीक है, देख लेना पत्थरों के बने हैं। और जो इनकी छत और फर्श क्या है, लकड़ी की होती है। जो इनकी जो इनकी छतें हैं ये क्या होती हैं, लकड़ी की बनी होती है। जो इनका जो नीचे का फर्श होता है वो भी क्या है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, देखो यहाँ की दीवारें मिट्टी की होती हैं। देखो यहाँ की दीवारें देख रहे हो ना आप, दीवारें मिट्टी की दिख भी रही हैं, मिट्टी की होती हैं। और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। क्या है, देखो चूने की मोटी परत भी चढ़ी है। क्या है, चूने की मोटी परत चढ़ी होती है, मिट्टी की होती है। देखो यहाँ पर लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। किसकी सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग। अब देखो यहाँ पर इधर देखोगे आप, यहाँ पे ये देखो इधर 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 आपको लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया गया इधर की साइड। ठीक है, चलो वैसे इसमें ज़्यादा तो आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा ना कि मिट्टी का घर और लकड़ी का पत्थर का दिखना होगा, मतलब ऐसे घर होते हैं आपके लद्दाख के। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। क्या है, लद्दाख में आपके ग्राउंड फ्लोर में क्या है, जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में किसको रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या खुद भी रहने आ जाते हैं। कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। क्या है, आपके जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर विंडो नहीं होती, खिड़की नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है, जब गर्मी का मौसम इनका आता है तो जो वो फल होते हैं, फल को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। फिर इसको सर्दियों में क्या है, उसका इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में उसको खाते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी लाल मिर्च ज़्यादा पाई जाती है, नारंगी जो कद्दू होते हैं और जो सुनहरे पीले भुट्टे होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या, लद्दाख में। लद्दाख में जब किसी का स्वागत क्या है, जब हम किसी का स्वागत करते हैं लद्दाख में, या स्वागत वेलकम करते हैं तो जूले जूले बोलते हैं। क्या है, जब वहाँ पर कोई भी आपका लद्दाख में मेहमान आता है, कोई भी गेस्ट आ जाता है, किसी का भी स्वागत करना हो, किसी का भी वेलकम करना हो तो हम बोलते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आइए आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ठीक है, बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं, जब कोई आ जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं जूले जूले है। क्या बोलते हैं उसको हम, जूले जूले हैं। जूले जूले का मतलब क्या होता है, आपका वेलकम करना। ठीक है, यहाँ लद्दाख में क्या होता है, जूले जूले का मतलब वेलकम करना होता है। लद्दाख में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, लद्दाख में नदी है, नदी को जब हमें नदी को पार करना होगा, ट्रॉली जो लकड़ी का क्या है, लकड़ी से बना झूला होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है लद्दाख में नदी को पार करने के लिए। ठीक है, तो आपके इतने लद्दाख के बारे में इतनी जानकारी थी आपके एनसीईआरटी में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कल ही बताया था कि आपका एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है ना। क्या है, आपका एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है। तो आपको सब कौन सा पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। उतना दे रखा था आपके लद्दाख के बारे में तो मैंने उतना बता दी। देखो अब आपका कौन सा स्टेट है, आपका आबू धाबी है। देखो आबू धाबी, देखो ये देखो आबू धाबी की एक करेंसी है। ठीक है, आपको पता है आबू धाबी की एक करेंसी जिसका नाम क्या है, दिरहम।
क्या है, दिरहम इसकी करेंसी का नाम है। और आबू धाबी में क्या है, खजूर के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखो खजूर के ये पेड़ हैं यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। देखो चलो इसको देखो, पॉइंट देखो, आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। क्या है, जो आबू धाबी देश है वो कहाँ पर पाया जाता है, आपका रेगिस्तानी इलाके में। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। क्या है, यहाँ की स्थानीय भाषा आपकी क्या है, अरबी है। यहाँ पर पानी बहुत कीमती होता है। क्या है, जो आपका आबू धाबी जो स्टेट है, मतलब जो देश है, यहाँ पर क्या है, पानी जो होता है बहुत कीमती होता है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ और ना ही झील और ना ही तालाब हैं। क्या है, यहाँ पर पानी इसलिए कीमती होता है क्योंकि यहाँ ना वर्षा होती है आपकी, ठीक है, बारिश भी नहीं होती है, और ना ही यहाँ पर नदियाँ हैं, ना ही झील है, ना ही तालाब है, ना ही झरने, कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पानी आपका बहुत कीमती होता है आबू धाबी में। यहाँ पर ज़मीन क्या होती है आपकी, रेतीली होती है। जैसे कि आपका रेगिस्तान, अभी इसका नाम तो है रेगिस्तान इलाके में पड़ता है आपका। क्यों, जब रेगिस्तान में आप रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान में क्या है, ज़्यादा पानी नहीं मिलता, वहाँ पे रेती रेत है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ज़मीन जो आपकी होती है रेतीली होती है, इसलिए यहाँ पर पानी नहीं पाए। जहाँ पर भी आपको पता है, जहाँ पर भी रेतीली ज़मीनें होगी तो वहाँ से पानी निकलेगा, ज़मीन से नहीं निकलेगा। रेतीली ज़मीन में से पानी नहीं निकलता है। और रेतीली ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है। क्या है, जहाँ पर रेतीली ज़मीनें होती है वहाँ पर क्या होता है, तेल ज़्यादा निकलता है। यहाँ पर खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अभी मैंने देखो दिखाया था यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, जो खजूर के पेड़ होते हैं वहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो खजूर का पेड़ है इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, खजूर का पेड़ ज़्यादा पाया जाता है। आबू धाबी की करेंसी का नाम दिरहम है। क्या है, दिरहम, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ऐसी आपकी करेंसी थी आबू धाबी की। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी में क्या होता है, यहाँ पे रेत के पहाड़, क्योंकि क्या है रेगिस्तानी इलाके में है तो रेत के पहाड़ पाए जाएंगे और टीले पाए जाएंगे। देखो, आबू धाबी का समय भारतीय का समय दोनों में क्या है, डिफरेंट है। दोनों में 1 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट है। क्या है, जो आबू धाबी का आपका समय है और जो हमारे इंडिया का समय है, ठीक है, दोनों में क्या है, डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा का डिफरेंट है। जैसे कि अगर आबू धाबी में दिन के क्या है 10 बजे होंगे, वहाँ पर 10 बजे होंगे, तो हमारे भारत में 11:30 बजे होंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर फ़ोन करेंगे, मतलब पूछेंगे कि क्या है वहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पर उनका क्या टाइम होगा, 1.5 घंटा। वहाँ पर उनका क्या है 10 बजे होंगे तो हमारा 11:30 बजे होंगे, तो 1.5 घंटे का डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, आबू धाबी और भारत में, तो 1.5 घंटा हमारा मतलब हम आगे हैं। ठीक है, 11:30 यहाँ बजे होंगे, वहाँ क्या है 10 बजे होंगे आबू धाबी में। चलिए, तो आप कितनी सी आबू धाबी के बारे में जानकारी। अब देखो श्रीनगर आ गया। क्या है हमारा श्रीनगर, देखो ये देखो श्रीनगर के आपके घर। श्रीनगर में क्या है, जो घर ज़्यादातर कैसे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, बोट है। ये श्रीनगर का क्या है, डोंगा, जो आपकी डोंगा नाव होती है। डोंगा नाव भी क्या होती है, इसमें क्या होती है, जो घर होते हैं डोंगा नाव में, कि इसमें क्या होता है, डोंगा नाव में घरों, ये जो अंदर से होते हैं ना, घरों की तरह होते हैं। ठीक है, अंदर इसके क्या होते हैं, इस नाव में कमरे बने होते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या है, ये झेलम नदी के पास पाई जाती है। जो आपकी डोंगा नदी है, ये क्या है, झेलम नदी के पास पाई जाती है आपकी नाव। ठीक है, ये जो आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपकी नाव है। तो ये जो आपका घर है ये कहाँ पर पाया जाता है, पहाड़ों में पाया जाता है, कुछ पानी में। देखो, एक मैंने चित्र ले रखा है जो आपका पानी का है, और क्या है, पहाड़ों में भी पाया जाता है। ठीक है, पर्वतों में भी पाया जाता है आपका श्रीनगर के घर। तो पानी वाला ये चित्र है। चलिए देखते हैं, पॉइंट देखो क्या है हमारा। श्रीनगर में कुछ पहाड़, देखो जो श्रीनगर में जो घर होते हैं, कुछ पहाड़ पर होते हैं, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर, और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं आपके श्रीनगर घर। ठीक है, कुछ पानी में होते हैं, कुछ पहाड़ में होते हैं, कुछ पर्वतों में, कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। क्या है, इन पर क्या बने होते हैं, लकड़ी के सुंदर डिजाइन। देखो बने हैं कि नहीं, देखो इसमें तो डिजाइन दिख रहे हैं ना आपको थोड़े थोड़े। देखो यहाँ पर भी डिजाइन है, यहाँ पर भी डिजाइन है। तो क्या है, सुंदर डिजाइन बने होते हैं जो घर देखने में अच्छे लगे। ठीक है, अब देखो श्रीनगर में हाउस बोट, क्या है, हाउस बोट होता है जो 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। ठीक है, श्रीनगर में आपका क्या पाया जाता है, आपका हाउस बोट पाया जाता है जो 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। श्रीनगर में एक प्रकार की नाव पाई जाती है जो डोंगा नाव होती है। क्या है, यह झेलम नदी में डल झील में मिलती है। कहाँ पर, झेलम नदी में डल झील में मिलती है। कौन सी नाव आपकी, डोंगा नाव होती है।
देखो इस नाव के अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और इसके छत पर डिजाइन होता है, उसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बताया था, इस नाव में क्या है, कई कमरे होते हैं और घर की तरह बिल्कुल लगता है। देखो नाव में, देखो ये नाव ऐसा आपको लग रहा है, नाव बिल्कुल देखने में लग ही नहीं रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना अच्छा है। देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो कमरे हैं, कई कमरे होते हैं, बिल्कुल घर की तरह लगता है आपका नाव। ठीक है, आपके कमरे में हर मतलब जब कमरा है तो हर एक चीज़ होगा, किचन उचन सब कुछ। तो इस प्रकार की आपकी नाव है जो आपका कहाँ पाई जाती है, डल झील में। ठीक है, झेलम नदी के डल झील में आपकी पाई जाती है नाव। तो आपकी ये क्या थी, श्रीनगर के बारे में था। अब देखो कश्मीर के बारे में, ये आपका कौन सा है, आपका कश्मीर है। देखो यहाँ पर आपकी कौन सी नाव पाई जाती है, देखो ये जो आपकी नाव है, ये नाव का चित्र है, ये आपकी कौन सी नाव है, आपकी शिकारा नाव है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नाव है, शिकारा नाव है, ये आपकी नाव शिकारा है। अब देखो श्रीनगर कश्मीर के ऐसे घर हैं आपके, देखो क्या है, कश्मीर के गांव में जो घर होते हैं वो घर पत्थर से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, कश्मीर में जो घर होते हैं, गांव में जो घर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, घर पत्थर से बनाए जाते हैं और यहाँ पर ढलान वाली छतें होती हैं। क्या है, ढलान वाली छतें होती है। अब देखना ध्यान से, ये जो घर क्या है, पत्थरों के बीच में ही बने, आप देख सकते हो क्या है, पत्थरों के बीच में बने कश्मीर के। ठीक है, और इसमें क्या है, जो छतें हैं क्या है, ढलान वाली हैं। देखो ये वाला घर अगर देखोगे तो छतें कैसी हैं, देखो ऐसी हैं छतें, मतलब छतें ऐसे ऐसे ढलान, जैसे मतलब जब पानी आएगा तो वहाँ पर जमा नहीं होगा, जैसे बारिश वारिश होगी तो क्या है, ऐसे आपका पानी गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो छतें क्या है, ढलान ढाली जैसी है। ठीक है, यहाँ पर भी, इसमें भी देखो तो छतें क्या है, ढलान है। यहाँ पर कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती है, इन्हें टैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ पुराने घरों में, क्या है, पुराने घरों में इसमें, लेकिन ये क्या है, नया घर है तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। ठीक है, पुराने घर का कहा था, लेकिन इसमें मैंने नया घर ले रखा है तो इसमें दिखेगा नहीं आपको, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कश्मीर में एक नाव पाई जाती है जिसका नाम शिकारा नाव है। ठीक है, क्या है, जिसका नाम शिकारा नाव है। देखो ये आपकी शिकारा नाव है, ये देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कौन सी नाव पाई जाती है, आपकी शिकारा नाव, ये आपकी शिकारा नाव है। यह नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। क्या है, जो नाव होती है, जो पर्यटक होते हैं उनको क्या है, आकर्षित करती है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। ठीक है, क्या है, जो कश्मीर के लोग हैं आपके, मछली किस में पका खाते हैं, सरसों के तेल में पका खाते हैं। आप लोग इसको याद रखना। और एक और है, जो आपका गोवा स्टेट है ना, जो आपका गोवा है, गोवा में क्या है, गोवा में नारियल के तेल में मछली पका कर खाते हैं ना, ये कंफ्यूज। देखो गोवा में क्या है, एक मिनट, गोवा, ठीक है, क्या है, गोवा में जो है वो आपके नारियल के तेल में मछली, देखो कश्मीर के लोग भी मछली पकाकर खाते हैं, किस में, तेल में, लेकिन किसके तेल में, सरसों के तेल में, कश्मीर के लोग। लेकिन जो गोवा के लोग हैं वो भी मछली पकाकर खाते हैं, ठीक है, तेल में, लेकिन किस में, नारियल के तेल में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, आपको पता है गोवा में नारियल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि हाँ गोवा में नारियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, नारियल पका के नारियल के तेल में मछली पका के खाते हैं। और कश्मीर के लोग किस में खाते हैं, सरसों के तेल में मछली पका के खाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कश्मीर में एक खास किस्म की चाय पाई जाती है। क्या है, कश्मीर में एक खास किस्म की चाय पाई जाती है जिसका नाम क्या है, आपका कहवा है। ठीक है, ये कहवा है जो आपकी खास किस्म की चाय है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा स्टेट आ गया। अगला देखिए, अगला हमारा है मनाली। ठीक है, क्या है, मनाली, हिमाचल प्रदेश। देखिए अब देखिए मनाली का घर आपका ऐसा है। ठीक है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना घर देखने में, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और देखना यहाँ पे कितनी हरियाली है, ये सब है। देखो मनाली के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, जो मनाली के घर होते हैं किससे बने होते हैं, आपके पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पत्थर और लकड़ी के बने भी है। देखो जो ऊपर ये सब लगा है ये आपका किसका है, पत्थर का, लेकिन जो ये सब आपकी जो डंडी डंडी सी लग रही है, जो लगी है, ये किसकी है, ये लकड़ी की है, जिनकी छतें ढालू होती हैं। देखो इनकी छतें क्या है, आपकी ढालू हैं। ये देखो
ये देखो ये छतें देखो यहाँ पे ढालू हैं, जैसे उसमें थी आपके ऐसे इसमें भी क्या है छतें ढालू हैं। जब से बारिश वारिश होगी तो बारिश का पानी रुकेगा नहीं। तो क्या है जो घर है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जो छतें होती हैं क्या है आपकी ढालू होती हैं। यहाँ पर जो घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं वह ठंड से बचाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं आपके पत्थर और लकड़ी से, तो क्या होता है वो ठंड से बचाने में क्या है मदद करता है, जो लकड़ी और पत्थर से जो घर बनाए जाते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। क्या है मनाली में आपके बारिश भी बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर जब बारिश होगी और बर्फ़ भी बहुत पड़ेगी। अब आपको भी पता है सिर्फ अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी, सिर्फ बारिश होगी तब भी क्या है मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पर मनाली में आपकी बारिश भी होगी बहुत ज़्यादा और बर्फ़ भी बहुत पड़ेगी, तो वहाँ पर तो मौसम तो ठंडा रहेगा, बहुत ठंड भी लगेगी। तो इसलिए घर किसके बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ताकि जो ठंड हो वहाँ पर ठंड से बचाने में मदद करे आपका। ठीक है, यहाँ पर गद्दी जनजाति पाई जाती है। क्या है आपके मनाली में जो कौन सी जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला देखिए हमारा उत्तराखंड आ गया। देखो ये देखो उत्तराखंड, देखो किसमें फूल ही फूल दिख रहे हैं। देखो उत्तराखंड में ना ये क्या है, यहाँ पर पहाड़ों के बीच में क्या है फूलों की घाटी है। ठीक है, क्या है पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी है। ये देखो पहाड़ दिख भी रहे होंगे आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों में क्या है यहाँ पे देखो क्या है वो है फूल है। यहाँ पर देखो पहाड़ है, यहाँ पर भी देखो फूल है, पहाड़ है यहाँ पे पहाड़ है तो क्या है फूल है। तो इसमें क्या है पहाड़ों के बीच में क्या है फूल देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को देखो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। क्या है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होते हैं फूल ही फूल होते हैं और पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। क्या है पहाड़ों के बीच में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। अब आप अगर कहीं ऐसे जगह घूमने जाओ जहाँ पर आप वैसे भी आप जैसे हम अगर कहीं घूमने जाएंगे, आप भी घूमने जाओगे तो मतलब पहाड़ों के बीच में जाओ। ठीक है, पहाड़ों के बीच में वैसे भी पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ, कितना अच्छा लगेगा देखने में ना, कितना आपको कितना अच्छा फील होगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाएगा फूल ही फूल दिखे आपको चारों तरफ। ठीक है, पहाड़ों के बीच में फूल दिखे और आप बिल्कुल घूमो, कितना सुंदर लगेगा, इतने ऐसा लगेगा, ऐसा मन करेगा कि हाँ हम वहीं पर अपना घर बना लें, वहाँ से आए ना। ठीक है, तो वहीं पर तो उन्हीं के बीच में क्या है इसलिए फूलों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर फूल ही फूल दिखाई देते हैं पहाड़ों के बीच में, इसलिए यह फूलों की घाटी कहलाती है। क्या है इसलिए यह क्या कहलाती है कि फूलों की घाटी कहलाती है। यहाँ पर कहीं क्या है, यहाँ पर कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं झाड़ियों में क्या है लगे लाल फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी पहाड़ों के बीच में जहाँ पर भी आप जाकर देखोगे, झाड़ियों के पास जाकर देखोगे तो रंग बिरंगे फूल आपके दिखेंगे, लाल फूल मतलब सारे रंग बिरंगे। और अगर पत्थरों के बीच में जाओगे तो कहीं फूल देखने को मतलब हर जगह आपको पहाड़ों के बीच में जहाँ कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ पर क्या है आपको फूल ही फूल देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। बस इतना ही था आपके एनसीईआरटी में, और नहीं पढ़ना। अब देखो आपका कौन सा आ गया, अगला आपका मिजोरम। ठीक है, आपका कौन सा स्टेट है, आपका मिजोरम। चलिए मिजोरम को देखते हैं। देखो ये आपका क्या है, मिजोरम का आपका चित्र है और ये आपका क्या है, मिजोरम का एक डांस है। ये कौन सा डांस है आपका, चिराव डांस है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। देखो चिराव डांस में क्या होता है, देखो कैसे यहाँ पे क्या है, ये जो नीचे का वो कर रखा है और चिराव डांस ऐसे कर रहे हैं। पीछे भी देखो दो तीन लोग बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं बैठे, पता नहीं ऐसी होता है चिराव डांस। ठीक है, और देखो 1 2 3 ऐसे करके ये लोग जा रही है ना, एक पैर ऊपर करके एक पैर नीचे करके ऐसे कर रही हैं डांस। तो ये क्या होता है, और इनका हाथ कहाँ पर है, इनका हाथ देखो कमर पर है। ठीक है, कमर पर है और 2-3 लोग देखो ये तो उधर का मुंह करी है, उधर का मुंह करके, मतलब ऐसे ऐसे करके डांस करती हैं। ठीक है, कमर पर हाथ रख के ऐसे। ये आपका क्या है, मिजोरम का आपका कौन सा डांस है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जो आपका चिराव डांस है वो कौन से स्टेट का है, तो आपका मिजोरम का है। ठीक है, याद रखना। देखो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। क्या है, जो आपका मिजोरम है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो भाषा। ठीक है, मिजोरम से मिजो, आपको तो याद हो जाएगा ये कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, कि मिजो भाषा बोली जाती है। अगला देखिए, यहाँ पर 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ पर कितने चौथाई लोग जंगल पे रहते हैं, 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ पर खेती करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। क्या है, यहाँ पर खेती करने के लिए क्या निकाली जाती है, लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। क्या है,
यहाँ पर क्या है, अगर किसी को खेती करनी है तो लॉटरी निकाली जाती है, जिसकी ऐसे लॉटरी निकालते हैं ना कि हाँ जिसका मतलब किसी का नाम 4-5 लोगों का नाम जैसे कि आपको पर्ची में लिख दिया, जिसकी लॉटरी पहले निकल जाती है, फिर वो क्या है ज़मीन को वो करेगा, ठीक है, बारी बारी से, फिर अगली बार जिसकी आएगा नंबर आएगा वो करेगा। यहाँ पर ऐसा होता है मिजोरम। अगर आप लोग इधर के साइड देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश और कहीं पर भी मतलब किसी साइड देखो, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किसी को बारी बारी से हम बोल देंगे ना कि हाँ तुमने आज मतलब कि उगा लिया है, आज तुमने फसल उगा ली है, अब किसी और की बारी उसको दे दो, नहीं झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, मारपीट हो जाएगी, एक दूसरे को मारा पीटी कर लेंगे, मारपीट करने लगेंगे, लेकिन साझा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो साझा करके फसल को उगा ले, नहीं, लेकिन मिजोरम में ऐसा है आपका कि ये लोग साझा करके क्या है खेती करते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। क्या है जो आपका मिजोरम है वहाँ पर कौन से बर्तन बनाए जाते हैं? बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो मिजोरम में झूम खेती होती है। क्या है? मिजोरम में झूम खेती होती है। इसे शिफ्टिंग क्या है? इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं। क्या है जो आपकी मिजोरम में जो झूम खेती होती है उसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, खेती कहते हैं। चिराव नाच, देखो जो आपका भी मैंने ऊपर दिखाया था, चिराव नाच मिजोरम में मनाया जाता है। जब यहाँ पर फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होता है चिराव डांस में, ये लोग कब चिराव डांस करते हैं? जब यहाँ पर फसल क्या है, जब फसल पहले से उगाए रहते हैं, फसल का काम जब सारा खत्म हो जाता है, इनका जब सारा फसल का काम निपट जाता है तो क्या होता है, इनको वो खुशी मनाते हैं। किस तरह खुशी मनाते हैं? डांस करके मनाते हैं, ठीक है। तो लोग इकट्ठा होकर क्या होते हैं, क्या करते हैं, नाचते हैं। तो क्या होता है, उनकी खुशी होती है कि इनके जो फसल का काम है सारा खत्म हो गया है, तो खुशी मनाते हैं, इकट्ठा होकर नाचते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ झूम खेती आपको पता है? झूम खेती क्या होती है? जो मिजोरम में झूम खेती मनाई जाती है, झूम खेती आपकी वही होती है जो एक फसल को काटने के बाद, जैसे कि फसल बोए हैं, ठीक है, उसको काटने के बाद जब होगा तो जो उनकी वो रहेगी उसी में क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है, जला देते हैं। जो जले हुए होते हैं उसको काटते नहीं है, जलाने के बाद क्या होगा, उसको जंगलों को ऐसे छोड़ देते हैं 3-4 साल के लिए, 2-3 साल के लिए, ताकि वो जो खेती है, जो खेत है वो क्या है, उसकी उर्वरता बनी रहे, ठीक है, ताकि वो फसल बना बाद में भी उसका काम आ जाए। वो ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पे। झूम खेती ये नहीं होती कि अभी बोया फिर बार बार बोते हैं। बार बार बोने से क्या होता है, ख़त्म होते हैं। तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसी में ऐसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, राख क्या है, उसकी उर्वरता को काम आती है। तो ये क्या होती है, आपकी झूम खेती होती है, जो आपकी मिजोरम में मनाई जाती है। चलिए अगला स्टेट, अगला हमारा स्टेट है चांगथांग, ठीक है। क्या है? चांगथांग। देखिए ये आपके चांगथांग का चित्र है। देखो ये क्या है, चांगथांग का। ये जो चांगथांग है ना, ये ऊंचे पठारों पे मतलब यहाँ के लोग होते हैं। देखो क्या है, ऊंचे ऊंचे पठार है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये लोग जो होते हैं, भेड़, जो आपकी भेड़ होती है ना, उनको पालते हैं। पालने के बाद इनको क्या है, भेड़ बकरियों को पालते हैं, और इनसे जो भेड़ों से जो ऊन मिलता है ना, इससे क्या बनाते हैं ये लोग, क्या बनाते हैं, शॉल बनाते हैं इससे, ठीक है। चलो इनके बारे में देखते हैं, इनका चित्र देख लो। देखो चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। क्या है? पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखो ये पहाड़ का आपका चित्र है, ठीक है, ऊंचा पठार है, ठीक है। कितने ऊंचाई पर स्थित है आपका? 5000 मीटर पर, याद रखना। यह कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। क्या है? ये कुछ हद तक कहाँ तक फैला है? आपके भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चांगप्पा नाम की प्रजाति पाई जाती है। क्या है? चांगप्पा नाम की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी कुल आबादी 5000 लोग हैं। जिसकी कुल आबादी कितनी है? 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते हैं, ठीक है। 5000 लोग हैं। जब एनसीईआरटी में बस आपका इतना ही दे रखा है 5000, तो मतलब आपको 5000 ही करना है। भले इससे ज़्यादा हो जाए, 6000 7000 या कम हो जाए, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। ये मत करने लगना कि क्या कहते हैं यहाँ पर सिर्फ 5000 है, मतलब 5000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या जाके गिन रखा है कि एक एक करके कि हाँ मतलब 5000 ही है, 5000 ही हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 कम भी हो सकते हैं, 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो या कम हो हमसे नहीं लेना, हमसे लेना देना नहीं है। हमसे क्या लेना देना है, जो हमें एनसीईआरटी में लिखा है बस हमें उतना ही पढ़ना है। मतलब 5000 लोग हैं, मतलब 5000 लोग ही हैं, 5000 एक नहीं है, ठीक है। बस लोग हैं, ये है हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। क्या है? ये लोग हमेशा क्या है, अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। क्या है? भेड़ बकरी के साथ घूमते हैं। क्या उनको चराने जाते हैं ना, उनको चराने जाएंगे, फिर उनको लेके आएंगे, ठीक है, तभी घूमते रहते हैं। देखो
चंगप्पा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या है, ये लोग अपने जिनका टेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। चांगथांग आदिवासी लोगों के टेंटों का डिज़ाइन क्या है, टेंटों का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है। ठीक है, जिनके आदिवासी लोगों के जो टेंटों का डिज़ाइन है वो कितने साल पुराना है, 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। देखो यहाँ पर सर्दियों में 70 किलोमीटर हर की हवा चलती है। ठीक है, 70 किलोमीटर हर की हवा चलती है। चंगप्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह है जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है, इनकी भाषा में क्या है, चंगप्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब, इनकी भाषा में क्या है, चांगथांग का मतलब क्या है, जहाँ पर कम लोग रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, जहाँ पर कम लोग रहते हैं। जो अब यहाँ इनकी कुल आबादी भी क्या बताई, 5000 बताई है। कुल लोग मतलब कितने लोग हैं, सिर्फ 5000 लोग हैं। तो मतलब इनका मतलब इसलिए इन्होंने क्या नाम रखा है, चांगथांग, कि जहाँ पर कम लोग रहते हैं। इनकी भाषा में ये है। टेंट के पास है एक जगह होती है, क्या है, टेंट के पास है नहीं, टेंट के पास एक जगह होती है जिसे यह लोग लेखा बोलते हैं। ठीक है, टेंट के पास एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं लोग, लेखा बोलते हैं, जहाँ अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा, अभी देखो, ये देखो नीचे चित्र देखो, क्या है, लेखा। टेंट के पास एक जगह होती है जिसको बोलते हैं लेखा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इधर देखना, इधर इनके साथ ये टेंट दिख रहा होगा, ये देखो, पता नहीं टेंट है नहीं टेंट है, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है, पर शायद टेंट ही है। ठीक है, टेंट के पास क्या होता है, एक जगह होता है जिसको क्या बोलते हैं लोग, लेखा बोलते हैं। ठीक है, लेखा में क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं। अब देखो ये जो ये इन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को देखो रखा है बीच में। ठीक है, क्या है, इनको रखा है, तो ये जो साइड और क्या है, लेखा, इसको ही लेखा बोलते हैं। अब देखो कैसे रखा है, इनको इसमें रखा है, देखो ये जो साइड से ये जो बने हैं शायद पत्थर हैं। ठीक है, पत्थर से क्या कर दिया है, इसको जगह बना दी है लेखा की तरह। ठीक है, क्या है, जगह बना दी है ताकि जो इनकी भेड़ बकरियाँ हैं इसमें ये रह सकें। ठीक है, यहाँ पे देखो शायद लकड़ी के हैं या पत्थर के हैं, ये तो पता नहीं, शायद पत्थर ही हैं। ठीक है, तो जगह वाले जो यहीं पे रहते हैं, तो इसको क्या, इसी को जहाँ पर इनकी अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं बिल्कुल सुरक्षित जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये लोग क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। ठीक है, हाँ अभी देखो पत्थरों की बनी होती है, देखो आ गया ना पॉइंट, ये किसकी बनी है, पत्थरों की बनी है। देखो पत्थर, मैं कह रही थी ना पत्थर ही है, लकड़ी नहीं है आपके, ये क्या है, पत्थरों की बनी होती है। ये जो दीवारें हैं देखो साइड साइड बना रखी हैं ताकि जो इनकी भेड़ बकरी है ना इससे बाहर ना जा सके। देखो किसकी बनी होती है, पत्थरों की बनी होती है। यहाँ पर हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। क्या है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जिनके भी परिवार लोग हैं, अपने जानवर जो उनके जानवर रहते हैं उन पे एक विशेष प्रकार का क्या कर देता है, चिन्ह बना देता है, ताकि उनको अपने चिन्ह इसलिए तो बनाते हैं ताकि क्या है, उन्हें अपने जानवरों की पहचान रहे। अब चिन्ह और किस लिए बनाएंगे, अब आप देखो जैसे कि अगर जिनके पास अब जो चांगथांग के लोग हैं, सब ये लोग सभी पूरे गांव के लोग जितने भी लोग हैं, 5000 लोग हैं, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग भेड़ बकरियों का पालने का काम करते हैं। ठीक है, जब सभी लोग सिर्फ भेड़ बकरियाँ ही पालते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबके अलग कभी मैच भी कर सकती है, तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, एक विशेष प्रकार का क्या बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो औरतें और छोटी बच्चियाँ होती हैं वह लोग जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे छोटी औरतें जो औरतें होती हैं, जो छोटी बच्ची होती है, वो लोग क्या करती हैं, जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती है। ठीक है, चराने इसलिए गिन के ले जाती हैं ताकि उनको पता रहे कि हमारी कितनी है, और लौटने के बाद भी गिनती है ताकि उनको ये भी पता रहे कि हमारी जो भेड़ बकरियाँ हैं यहाँ से एक भी मिस तो नहीं हुई है, जितनी हम ले गए थे उतनी वापस आई हैं, इसलिए क्या है, गिनती हैं। अब आपको भी पता है, जब आप लोग भी क्या है, बच्चे भी लोग जब स्कूल में जब पिकनिक भी जाते हैं तो आपको भी पता है कि जब पिकनिक पे जाते हैं तो क्या होती है, मैडम पहले बच्चों को गिनती है, कितने बच्चे हमारे पास, हमारे 50 बच्चे हैं। फिर लास्ट टाइम पे जब आते वक्त भी क्या करते हैं, उसको गिनती है, कहीं एक आध बच्चा गया तो नहीं है, लास्ट टाइम पर भी क्या है, 50 बच्चे ही होने चाहिए, तो इसमें इसलिए ऐसे करते हैं। देखो यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं। क्या है, ये लोग कहाँ पर चराने ले जाते हैं, अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। ठीक है, इनके बकरियों के इसलिए ठंडी जगह पर ले जाते हैं ताकि जो बकरियों के बाल हैं क्या है, घने रहें और मुलायम रहें, इसलिए करते हैं घने और मुलायम, क्योंकि जो इनके बाल है, इनके बाल को क्या करते हैं लोग, काम में लाते हैं, क्या, ये सॉल बनाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या बनाते हैं, बकरियों के बाल से सॉल बनाते हैं, जो आपको किस नाम से जाना जाता है, पश्मीना सॉल, किस नाम से जाना जाता है आपका, पश्मीना सॉल। ठीक है, ठीक है, अभी नीचे आएगा वो।
पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है। चलो देखते हैं। अब आ गया है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। देखो क्या आपका आ गया विश्व प्रसिद्ध, अरे एक मिनट, क्या आपका आ गया विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। जो आपकी ये जो शॉल है ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है। देखो इसका चित्र है, देखो इसकी जो डिजाइन दिख रही है ना आपको, देखो कितनी मतलब कितनी सुंदर लग रही है। और इसकी डिजाइन देखोगे आप, देखो इसमें क्या है, ये खुद हाथ से बनाते हैं। क्या है, हाथ से बनाते हैं। और बनाने में कितना टाइम इनको लगता है। और देखो ऐसा देख के लग रहा होगा कि मतलब इतनी सुंदर बनाई है और हाथ से कैसे बनाई होगी। ठीक है, मशीनों का प्रयोग नहीं करते, बस हाथ से ये बनाते हैं। ठीक है, अब तो क्या हो गया है, अब नए नए मशीनें आ गई है, मतलब हर एक चीज़ मशीनों से बनने लगा। लेकिन ये जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है ना, इसको क्या है, हाथ से बनाते हैं। चलिए देखो पॉइंट को देखो इसके बारे में। पश्मीना शॉल क्या है, पश्मीना शॉल चांगापा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। क्या है, जो लोग, जो आपके चांगथांग के लोग होते हैं, जो आपके चांगापा लोग होते हैं, वो जो जिन्होंने बकरियों को पाला है अपनी, उन्हीं बालों बकरियों के बालों से क्या बनाते हैं, आपके पश्मीना शॉल बनाते हैं। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है, ठीक है, इन्हीं की बकरियों से क्या मिलती है, मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है, अभी किस लिए मिलती है, क्योंकि ये लोग ठंडे, जो औरतें जो बच्चियाँ थी, क्या है, चराने ले जाती थी अपने ऊंचे पहाड़ों पर, पर्वतों पर, और किस जगह पे, जहाँ पर ठंडा हो मौसम, ठीक है, वहाँ पे लेके जाती थी। इसलिए ताकि इनके जो बाल रहे ना, वो क्या है, मुलायम बने रहें और अच्छे बने रहें, इसलिए ताकि ये क्या है, शॉल बना सके उसका। मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है, वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। क्या है, जो ऊन मिलती है कहाँ पर रहती है, बहुत ऊंचाई पर, 5000 लगभग कितना, 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है, जो ठंड में कितना आपका टेम्परेचर रहता है, ठंड में टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। देखो कितना चला जाता है, ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से कितना जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, जब इतना चला जाता है तो बकरी के शरीर पर क्या हो जाता है, गर्म बालों का कोट बन जाता है। मतलब ऐसे ही क्या हो जाते हैं, उन पे बाल मतलब बाल आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, मतलब बाल जब आएंगे तो क्या है, गर्म बाल, मतलब बहुत सारे घने बाल हो जाएंगे, तो क्या है, कोट बन जाता है गर्म बालों का। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं। क्या है, इसमें से कुछ बाल क्या करती हैं, बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। ठीक है, जब इनके बालों पर क्या होता है, कोट बन जाता है। अब यहाँ पर क्या था, ठंड में टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। ठीक है, तो क्या होता था, इनके बकरी के शरीर पर क्या है, गर्म बालों का क्या है, कोट बन जाता था। जब कोट बन जाता था तो जब खूब सारा उनके शरीर पर खूब सारा घने बाल हो जाएंगे, खूब घने बाल हो जाएंगे, तो क्या है, कुछ तो गर्मियों में गिरा देंगे ना, क्योंकि उनको भी गर्मियाँ लगेंगी, तो इतना बाल क्या करेंगे, तो क्या है, गर्मियों में क्या करते थे, कुछ बाल गिरा देती थी। जब जो बाल वो गिराती थी, उसी से ये लोग क्या करते थे, उसका प्रयोग करके क्या करते थे, पश्मीना शॉल बनाते थे। ठीक है, देखो इनका एक बाल इतना पतला होता है, क्या है, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। क्या है, इनका एक बाल, इनका इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनका 6 बाल, इनका आप 6 बाल ले लो, 6 बाल ऐसे ले लोगे, और हमारा क्या है, एक बाल लोगे, इतना बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि इनका 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर है, हमारा एक बाल लोगे और इनका 6 बाल लोगे, तब जाके एक बाल, तब जाके हमारे बराबर इनका एक बाल बनेगा। ठीक है, इनके 6 बाल को आप मिक्स करोगे तब एक बाल बनेगा, और हमारा बस एक बाल ही रहेगा, तब इनके 6 बाल के बराबर होगा। ठीक है, इनका इतना पतला बाल होता है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो शॉल होते हैं, पश्मीना शॉल किससे बनाए जाते हैं, क्या हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन पश्मीना शॉल बनकर तैयार होता है। सिर्फ एक प्लेन पश्मीना शॉल बनाने में कितना टाइम लगता है आपका, 250 घंटे। ठीक है, देखो कितना टाइम होता है आपको कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। 250 घंटे की बुनाई के बाद सिर्फ एक प्लेन पश्मीना शॉल बनकर तैयार होता है। सिर्फ एक प्लेन, अगर मतलब प्लेन नहीं रहेगा, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वो सब कारीगरी करेंगे, बहुत ज़्यादा वो हैवी बनाएंगे, तो और भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ प्लेन कितने बनकर तैयार होता है, 250 घंटे में बस। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ठीक है, जो आप एक, जैसे कि हम लोग अभी पहनते हैं, अगर कितने 1 2 3 पहन लेंगे, तब जाके जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, तब जाके हमारी ठंड जाती है। ठीक है, 2
इनका इतना जो पश्मीना शॉल इतनी गर्म होती है कि हमारे 6 स्वेटर के बराबर, ठीक है, हम 6 स्वेटर पहनेंगे तो बस इनके क्या है, एक पश्मीना शॉल वही रहेगी, हम क्या के 6 स्वेटर पहनेंगे। तो इतना गर्म इनका क्या होता है, पश्मीना शॉल होता है, 6 स्वेटर के बराबर होता है, ठीक है। देखिए आपके कुछ स्टेट थे जो आपके आज भी कंप्लीट हो गए, शायद अभी कुछ और बचे हैं, ठीक है, कुछ और बचे हैं तो मैं आपको कुछ और वो करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग सीटेट की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, साथ में क्या करिए, PYQ भी लगाइए, ठीक है। PYQ जितना लगाएंगे आप, जितना सॉल्व करेंगे PYQ, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा, और फिर आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, उससे आइडिया हो जाता है आपको कि जो आपके PYQ से कि हाँ कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ऐसा करना कि जो आपके, अब तो आपको पता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो आप ना OMR सीट पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, गोला भरने की, ठीक है। जैसे कि आपको 1 गोला है, 2 गोला है, 3 गोला है, 4 गोला है, ठीक है, 4 गोला है। तो क्या है, इसमें बच्चों को ना भरने में भी टाइम लग जाता है, कहते हैं कि फिर तो हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम वो हो जाएगा, हम क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे फिर। तो डरने की कोई बात नहीं आपको OMR सीट पे। इसमें क्या होगा, आपको बस गोला उसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना। दुकान पे क्या करना ना, दुकान पे आपको मिल जाएगा, OMR सीट मिल जाएगा, तो उसको आप लेके आना, उसको फिर ना क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने के बाद आपको इसको भरने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप गोले को अच्छे से नहीं भरोगे, ठीक है, आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का अब क्या है, फर्स्ट आंसर है, ठीक है, आपने ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं एक बार भरती हूँ इसको, ऐसे 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 क्या है, ऐसे ऐसे आपने भर दिया, ठीक है। मैंने देखो इतना मैंने भर दिया, अच्छे से नहीं भरा, ठीक है, इतना भरा मैंने, इसको पूरा अच्छे से नहीं भरा। फिर क्या है, मैंने सेकंड क्वेश्चन पे चली गई, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब इसका मैंने पूरा नहीं भरा, अच्छे से नहीं भरा मैंने, ठीक है, लेकिन ये मेरा काउंट नहीं होगा, नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये फिर आपका होता नहीं है, गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल गोला को अच्छे से भरना है, गलत नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसा। और हाँ, एक बात आप याद रखना कि जैसे कि आप गोले को भर रहे हो तो सोच समझ के भरना कि हाँ इसका ये वाला सही है, नहीं तो फिर बाद में आप ये वाला भर दिए, आपका आंसर फर्स्ट है, आपने सेकंड वाला भर दिया, बाद में आपको याद आया, अरे मैंने तो, आप क्या करते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, नाखून से थोड़ा थोड़ा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं नाखून से इसको थोड़ा थोड़ा छुड़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम दूसरा हम भर देंगे। नहीं, नाखून से छुड़ाने से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आप क्वेश्चन को सोच समझ कर, अगर आपको वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, इसको मैं 50% श्योर हूँ और इसके बाद नहीं हूँ, तो आपको उसको क्या करना, उस पर एक निशान बना देना, ठीक है, उसको कर देना, कट का निशान लगा देना, फिर आगे बढ़ जाना, उसको छोड़ देना, ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाना, उसको कर लेना, फिर उसको छोड़ देना। इसलिए आपको क्या करना है, OMR सीट को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से भरना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।